हेलो, दिस इज विजय नाग। आज हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, क्योंकि ये कई बार चर्चा में रहता है। आजकल न्यूज़ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा है। देश विदेशों में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की चर्चा है। सीओपी, इसको आप सीओपी भी बोल सकते हैं, COP26 भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। इसका मतलब होता है, सी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, और ओ से ऑफ है, और पी से पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और 26 क्या है, ये एडिशन है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। चलिए हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होता है। यहाँ पे स्पेशली पार्टी के का इस्तेमाल कंट्रीज़ के लिए किया गया है। कंट्रीज़ के लिए पार्टी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा कंट्रीज़ को पार्टी बोला जाता है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और किस सरकमस्टांस में हुई, ये हम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 से पहले हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड को हम पहले देखेंगे। बैकग्राउंड में क्या था और क्यों इसकी शुरुआत हुई, ये हमें पता चलेगा, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और दुनिया भर के साइंटिस्ट ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम स्टेबलाइज करें। मतलब पेरिस एग्रीमेंट में आपको पता होगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है एमिशन को, ठीक है। टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है। ये कब लिया गया था ये डिसीजन? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, ठीक है। हालांकि 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, लेकिन प्रेफरेंस रहेगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको लिमिट करें, ठीक है। चलिए, तो बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये पीरियड कब से कब को माना जाता है? ये 1750 के बाद के पीरियड को माना जाता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। चलिए, तो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपने सुना होगा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल, अगर आपने सीओपी पढ़ा होगा तो प्री इंडस्ट्रियल ज़रूर पढ़ा होगा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इससे हमको घटाना है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर था पृथ्वी का, अर्थ का, उससे हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है टेम्परेचर को। समझ में आ रही है बात? ठीक है। चलिए, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय, मतलब 1750 आसपास, कार्बन का लेवल क्या था? कार्बन का लेवल था 280 ppm पर पार्ट मिलियन, ठीक है। इतना पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 280 पार्ट पर मिलियन इतना था 1750 में। इसके बाद 2021 में कितना आया? 2021 में आ गया है दोस्तों, ये आ गया है 419 पार्ट पर मिलियन, इतना आ गया, ठीक है। मतलब ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो यहाँ से, कहाँ 280 ppm था, अब 419 ppm हो गया है। ये कब की बात है? 1750 की बात है। अब ये बढ़ करके 419 ppm हो गया है। तो ये बहुत चिंता की विषय है, ठीक है, चिंता का विषय है। अब IPCC की रिपोर्ट क्या कह रही है? IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी रिपोर्ट क्या कहती है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है बाय 2050 तक, है ना। टेम्परेचर पृथ्वी का इतना तक बढ़ सकता है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है, और ये क्या माना जा रहा है 2050 तक? ये माना जा रहा है डेंजरस। डेंजरस मतलब ये दोनों के लिए डेंजरस है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी डेंजरस है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी डेंजरस है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी डेंजरस है। तो साइंटिस्ट को अब क्या करना है? हमें सब मिल करके, साइंटिस्ट चाहे नॉन साइंटिस्ट हो, सभी मिल करके अब
टेम्परेचर को हमको कम करना है, कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। और क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर लगातार रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आते रहता है ना। 24 घंटे में से 12 घंटे सोलर रेडिएशन लगभग मिलता है पृथ्वी को। चलिए, तो पृथ्वी को जब सोलर रेडिएशन मिलता है तो पृथ्वी पूरी तरह गर्म क्यों नहीं हो जाता, इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर हमेशा गर्म होता रहता, अगर ठंडा नहीं पड़ता, तो आज पृथ्वी का टेम्परेचर कहीं ज़्यादा बढ़ता। चलिए, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा पहले हीट बजट को समझना पड़ेगा। देखिए, सोलर रेडिएशन 100% आता है, मतलब सन से एनर्जी पृथ्वी की ओर 100% आती है, लेकिन एनर्जी पूरी तरह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। 27% पहुंचती है पृथ्वी तक, ठीक है, डायरेक्टली ये पहुंचती है। और 20% जो है ना, ये इनडायरेक्टली पहुँचती है, मतलब 20% और 27% ये लगभग पहुँचती हैं पृथ्वी पर, जबकि 28% आने वाले रेडिएशन में 20% ही पृथ्वी तक पहुँचता है, और बाकी क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है स्काई में। ठीक है, स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो इसी हीट बजट को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सन से रेडिएशन पहुंचता है पृथ्वी तक कितना, 47 या 27 प्लस 20%, मतलब 47% तक पहुंचता है। लेकिन पृथ्वी भी तो रेडिएट बैक करती है, पृथ्वी से भी रेडिएशन निकलता है और ये स्पेस की ओर जाता है, और ये फिर से 47% ये रेडिएट बैक करता है पृथ्वी। ठीक है, तो 47% पृथ्वी पर आए और फिर 47% एनर्जी पृथ्वी से चले गए। तो इसका मतलब क्या है कि एक इक्विलिब्रियम की स्थिति पैदा हो गई है। क्या पैदा हो गई है? इक्विलिब्रियम की स्थिति पैदा हो गई है, इक्विलिब्रियम की स्थिति पैदा हो गई है। अब क्योंकि मानव ने इतना ज़्यादा एमिशन करा है कि बहुत ज़्यादा एमिशन किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के द्वारा, है ना, फॉसल फ्यूल्स के द्वारा, है ना, फॉसल फ्यूल के बर्निंग को लेकर के, और फिर बहुत सारे कृषि के लिए हम लोग ज़मीन साफ़ करते हैं, उसमें हम खेती करते हैं, है ना, लेकिन उससे पहले उसको साफ़ करते हैं और फिर उसको जलाते हैं, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना ज़्यादा हुआ है कि अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों की चिंता सताने लगी है कि अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और एक दिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने एक समिट किया 1992 में, अर्थ समिट जिसको कहा गया। क्या कहा गया? अर्थ समिट कहा गया। अर्थ समिट को इसका फॉर्मल नाम, ये तो अर्थ समिट तो इनफॉर्मल नेम है, इससे ज़्यादा फेमस हो गया, अर्थ समिट के नाम से फेमस हो गया। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इसका ओरिजिनल नाम है। ये कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। चलिए, अब इसमें कौन कौन से इशू उठाए गए थे, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट को चिंता हो गई थी कि अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब मानव जनित एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हम बढ़ा रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में। और जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाता है तो क्या होता है, उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब हाई होता है तो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये खतरा पैदा करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें
ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करना है, धीरे धीरे स्टेबलाइज करना, उसको उसका रिडक्शन करना है। तो रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट में क्या क्या इशूज उठाए गए? सबसे पहला तो इशू उठाया गया कि प्रोडक्शन पैटर्न, ठीक है, प्रोडक्शन पैटर्न, इस पर सवाल उठाया गया कि प्रोडक्शन पैटर्न, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जहरीले पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं हर चीज़ में, जैसे गैसोलीन में हम लेड मिला देते हैं, है ना, फिर पॉइजनस वेस्ट मिला देते हैं, रेडियो एक्टिव केमिकल्स बहुत सारी चीज़ों में मिक्स कर रहे हैं, है ना, तो इन सब से क्या पैदा होता है? खतरा पैदा होता है। इसलिए फिर दूसरी बात क्या उठाई गई कि तो प्रोडक्शन पैटर्न को हमें संशोधित करने की ज़रूरत है, इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या उठाई गई कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर सवाल उठाया गया, ठीक है, रिलायंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको यूज करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स यूज करने हैं। अपने पास ज़्यादा गाड़ी कम से कम रखिए, है ना, कार कम रखिए, बाइक कम रखिए, क्योंकि उससे भी तो पोल्यूशन पैदा होता है ना, उससे भी पेट्रोल जलता है, और पेट्रोल के जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या बात की गई कि वाटर यूसेज को लेकर के हमें कंसर्न रहना होगा। वाटर वेस्टेज मतलब आपको वाटर सप्लाई के डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको कम से कम वाटर यूज़ करना है और वाटर की बर्बादी नहीं करनी है, पानी की बर्बादी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या की गई, इन सारी चीज़ों पर विचार किया गया, ठीक है। और फिर अर्थ समिट का ही परिणाम है कि UNFCC, जो आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये रियो डी जेनेरो से निकल के आया, ठीक है। अब UNFCC ये कब बना? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, ये बोलिए, या फिर इंटर एनवायरमेंटल ट्रीटी, ये है। मतलब ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है UNFCC, और इसका गठन हुआ था 21 मार्च 1994। इसमें गठन नहीं हुआ था, इसमें ये केम इनटू फोर्स, है ना, ये लागू हो गया था 1994 में। इसमें कितने पार्टीज़ हैं? 117 पार्टीज़ हैं, इतने लोगों ने रेटिफाई किया है, ठीक है। क्योंकि अर्थ समिट में तो कम ही लोग थे, इसमें आई थिंक 154 कंट्रीज़ थे, इतने लोगों ने साइन किया था, लेकिन रेटिफिकेशन किया UNFCCC को 197 कंट्रीज़ ने। देखिए, रेटिफिकेशन और एग्रीमेंट में अलग अलग सिग्नेटरीज में अंतर है ना। रेटिफिकेशन मतलब होता है कि साइन करने के बाद, कोई एग्रीमेंट जब साइन हो जाता है, बहुत सारे कंट्रीज साइन करते हैं, इसके बाद अपने अपने पार्लियामेंट्रीज में, है ना, अपने अपने पार्लियामेंट्स में वो पास करते हैं, तो उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो कहते हैं कि कंट्री ने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर लिया है। चलिए, फिर अर्थ समिट को है ना, अर्थ समिट को क्या कहते हैं ये तो हमने देख चुका है।
अब अच्छा, जितने भी कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई किया था, मतलब 197 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है, तो हम 197 कंट्रीज़ को हम यहाँ से कहने लगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। यहीं से हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहना स्टार्ट कर दिया, COP। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का कंसेप्ट कहाँ से आता है? रियो डी जेनेरियो के UNFCCC से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई है बात। ये 1994 की बात है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा गया, जिसने भी UNFCCC को रेटिफाई किया, तो उन्हें हम कंट्रीज़ ना बोल करके COP बोलने लगे। तो COP के क्या क्या मकसद थे? देखिए, COP का एम था, क्या एम था? इसका मेन एम था स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, यानी CHGHG, इसको हमें क्या करना है? कम करना है, धीरे धीरे स्टेबलाइज करना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि आप जानते हैं कौन कौन होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की श्रेणी में आते हैं वाटर वेपर, ठीक है, फिर आते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आता है, फिर N2O आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, फिर आता है O3 आता है, ओजोन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, माइनर ग्रीन हाउस की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, तो क्या आता है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, फिर आता है HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर आता है पर फ्लोरोकार्बन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में। ठीक है, अब इनका सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, मतलब सबका, ये शायद यहाँ पे कहना थोड़ा सा ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? वाटर वेपर का है। ग्रीन हाउस गैस बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? वाटर वेपर का, 36 से 72% तक का है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है 26%। फिर मीथेन का कंट्रीब्यूशन है 4 से 9%। ठीक है, और उसी तरह ओजोन का कंट्रीब्यूशन है 3 to 7%। तो इतने मात्रा में कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को बनाने में ये सारे गैस हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके बाद, क्योंकि ये तो हो गया आपका UNFCCC के बारे में। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, UNFCCC के बाद आता है, उसी सीरीज में आगे आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जैसे कि आप जानते हैं ये कहाँ पे है? जापान में है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था 1997 में, 1997 में साइन हुआ था। और इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब था? 2005 से 2020 में ये केम इनटू फोर्स हो गया था, मतलब लागू हो गया था। चलिए अब इसमें जो है, और UNFCCC को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था किसके द्वारा? मतलब UNFCCC को इम्प्लीमेंटेशन करने का सबसे पहला मेजर लिया गया, सबसे पहला स्टेप लिया गया क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से। ठीक है, और
इसमें मैं आपको बताऊं कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 7 ग्रीन हाउस गैसेस को चिन्हित किया गया। 7 ग्रीन हाउस गैसेस को चिन्हित किया गया। वे 7 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन थे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर हो गया N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, फिर हो गया परफ्लोरोकार्बन्स, और हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3। इतने सारे ग्रीन हाउस गैसेस को चिन्हित किया गया और इनका रिडक्शन करना है, ये डिसीजन लिया गया कब? क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। और इसमें इसको कई फेजेस में क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया। पहला फेज 1 में, और इन फेजेस को क्या कहा गया? कमिटमेंट पीरियड। पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012। पहला कमिटमेंट पीरियड था। इसमें क्या किया गया? खूब प्रयास किया गया कि इन 7 ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने का, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? कम तो नहीं हुआ, लेकिन 32% लगभग ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ गया। कब से? 1990 टू 2010 के बीच कितना बढ़ गया? 32% ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए। अब बात करते हैं सेकंड कमिटमेंट पीरियड की। सेकंड कमिटमेंट पीरियड यानी फेज 2, सेकंड कमिटमेंट पीरियड। सेकंड कमिटमेंट पीरियड कब से कब रखा गया? 2012 से 2020। इसको कहा गया दोहा एग्रीमेंट, क्योंकि यह दोहा में हुआ था। दोहा एग्रीमेंट कहा गया इसको, ठीक है। और इसके लिए गोल रखा गया 18% तक ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन, है ना। 1990 लेवल से ग्रीन हाउस गैसेस को 18% तक कम किया जाएगा, इसका एमिशन कम किया जाएगा। तो ये गोल रखा गया, हालांकि इसका भी बहुत अच्छा नतीजा नहीं आया। फिर आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के क्या क्या आउटपुट रहे। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के आउटपुट रहे 3 आउटपुट रहे, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आउटपुट क्या रहा? इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, है ना, IET। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इसको आप कई तरीके से जान सकते हैं। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, जैसे कि पता चल रहा है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, एमिशन मतलब उत्सर्जन, और ट्रेडिंग मतलब व्यापार। देखिए, इसके अंदर कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट सामने आया। कार्बन ट्रेडिंग देखिए कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हर जितने भी पार्टीज़ थे इसके कितने पार्टीज़ थे? टोटल आई थिंक 170 पार्टीज़ थे। 170 पार्टीज़, ठीक है। 170 पार्टीज मतलब इतने कंट्रीज़ को क्या दिया गया? कार्बन क्रेडिट्स दिए गए। हर किसी को कार्बन क्रेडिट दिया गया।
मतलब कार्बन क्रेडिट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। असाइंड अमाउंट यूनिट्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, असाइंड अमाउंट यूनिट्स भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपली समझ सकते हैं इसको कार्बन क्रेडिट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एमिशन कर चुके हैं, एमिशन मतलब कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए ये एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री है, और बी ये एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। चलिए अब मान लीजिए इसने डेवलप्ड किया, डेवलप्ड कंट्री ये बन गया है किसके बलबूते, कार्बन उत्सर्जन के बलबूते, क्योंकि एनर्जी इसने यूज किया तभी तो डेवलप बना है। और एनर्जी कहाँ से आया होगा, एनर्जी आई होगी कार्बन कंटेंट से, ठीक है, कोयला से आया होगा, तेल से आया होगा, इंडस्ट्री से आया होगा, है ना। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, कोल चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है ना। तो इनसे एनर्जी आता है, और पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत कम ही रहा था, तो फ्यूल के बेसिस पर इसने डेवलपमेंट किया है बहुत ज़्यादा, मतलब इसने कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा किया है। अब डेवलपिंग कंट्री क्या है, ये अभी उत्सर्जन कर रहे हैं, पहले इन्होंने उत्सर्जन नहीं किया, क्योंकि 1750 की बात करें, 1750 से 1900 की बात करें, तो इस समय डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं पहले और डेवलपिंग के कैटेगरी में हुआ करते थे, ठीक है। मतलब उन्होंने इस समय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होगा, बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण से गुजरे होंगे ये। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने एनर्जी कहाँ से गेन किया है, फ्यूल, ऑयल, कोल, ये सबसे गेन किया है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ की इतनी कैपेसिटी भी नहीं रही थी, तो उसी हिसाब से कि इसका पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ का पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा रहा होगा, तो उनका कार्बन क्रेडिट कम रहेगा। और डेवलपिंग कंट्री का अगर एमिशन बहुत कम रहा होगा तो इसका क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट जो है ये ज़्यादा रहेगा, और डेवलप्ड कंट्री का कार्बन क्रेडिट कम रहेगा, ठीक है, क्रेडिट ये कम रहेगा। तो समझ में आ रही है, मतलब जितना ज़्यादा आप एमिशन करेंगे कार्बन क्रेडिट उतना ही कम होते जाएगा, और जितना कम एमिशन करेंगे उतना ही आपके पास कार्बन क्रेडिट ज़्यादा रहेगा। मतलब कार्बन क्रेडिट और एमिशन में इनडायरेक्टली दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब उनमें जो है एक दूसरे से डायरेक्ट ये नहीं है, इनडायरेक्ट, इन्वर्सली सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जितना आप एमिशन करेंगे उतना कम रहेगा क्रेडिट, और जितना आप कम एमिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो इसमें क्या किया, कार्बन ट्रेडिंग की बात सामने आई। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगर आप ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं तो क्रेडिट आपके पास कम है, अगर कम एमिशन कर रहे हैं तो क्रेडिट आपके पास ज़्यादा है। तो जिसके पास क्रेडिट ज़्यादा है, कार्बन क्रेडिट ज़्यादा है, वे क्या करेंगे, जिसके पास कम है उनको बेचेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि कार्बन क्रेडिट आपके पास ज़्यादा रहेगा तो आपके पास ज़्यादा परमिशन रहेगा कि आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर सकते हैं, समझ गए। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट ज़्यादा है। अगर कार्बन क्रेडिट ही कम है तो फिर यू कैन नॉट एमिट एनी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो इसके पास कार्बन क्रेडिट ज़्यादा है, मोर कार्बन क्रेडिट है, ठीक है। अगर ज़्यादा कार्बन क्रेडिट है तो ये कंट्री इस कंट्री को सेल करेगा, और ये कार्बन क्रेडिट अर्न करेगा, ठीक है। ये इसको सेल करेगा कार्बन क्रेडिट। जब इसके पास ज़्यादा कार्बन क्रेडिट होगा तो ये ज़्यादा एमिशन करेगा। तो इसको आप समझिए कि ज़्यादा एमिशन करेगा क्या मतलब है, क्योंकि
इसने एमिशन ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा कर लिया है, अब उसको तो काउंटर करना है ना। अब इसके पास कार्बन क्रेडिट रहेगा तभी तो उसको काउंटर करेगा, तभी तो क्योटो प्रोटोकॉल का जवाब देगा कि हाँ मैंने अपना जो डिटर्मिनेशन है मैंने उसको पूरा कर लिया है, या मेरा ऑब्लिगेशन मैंने फुलफ़िल कर लिया है, क्योंकि मेरे पास अब क्रेडिट हैं, मैं एमिशन कर सकता हूँ। अगर एमिशन लेवल जो दिया गया है इसको असाइंड अमाउंट यूनिट्स बोलते हैं, जो एमिशन परमिशन आपको दिया गया, अगर उस परमिशन से बाहर आप एमिशन करते हैं, ज़्यादा एमिशन करते हैं, तो आपको क्या होगा, फ़ाइन लगाया जाएगा, और उस फाइन को रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, इसको समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन कार्बन क्रेडिट क्या है अगर ये क्वेश्चन आए तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि जो कंट्री जितना कम एमिशन करेगा उसके पास कार्बन क्रेडिट उतना ही ज़्यादा रहेगा। मतलब लेस एमिशन इज इक्वल टू मोर क्रेडिट, और ज़्यादा एमिशन होगा, मोर एमिशन इज इक्वल टू लेस क्रेडिट। ठीक है, दोनों के बीच इस तरह का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर आपके पास लेस क्रेडिट है, कम क्रेडिट है, तो फिर आप कार्बन एमिशन कर ही नहीं सकते हैं, आपको खरीदना पड़ेगा क्या, क्रेडिट, किसी ऐसे कंट्री से जिसके पास मोर क्रेडिट है, ज़्यादा क्रेडिट है, वहाँ से आपको खरीदना पड़ेगा। खरीदने के पीछे क्या कंसेप्ट है, खरीदने के डर से आप कम से कम एमिशन करना तो बंद करेंगे, ये बेस्ट लॉजिक है। चलिए, और जितना ज़्यादा आपके पास क्रेडिट रहेगा उतना आप एमिशन को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमिशन कोई क्यों करता है, एनर्जी के पर्पज़ से करता है ना। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आएगी कोल से, ऑयल से, है ना, बर्निंग ऑफ वेस्ट से, तो ये सबसे आती है, इनके बर्निंग से आती है, ऑयल के बर्निंग से आती है, वेस्ट के बर्निंग से आती है। तो एनर्जी, तो आपको कम से कम कोल जलाना है। अगर ज़्यादा आप एमिशन करेंगे इसका मतलब है कि आपके पास क्रेडिट कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और आपको ख़रीदना पड़ जाएगा, तब आपके पास एमिशन का राइट रहेगा। तो इसलिए कंट्री क्या करती हैं, डरती हैं, और वे कार्बन क्रेडिट खरीदने के डर से वह एमिशन करना कम करती हैं। तो यही क्योटो प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। चलिए, दूसरी बात होती है क्योटो प्रोटोकॉल में RMU यानी रिमूवल यूनिट। RMU रिमूवल यूनिट, इसमें क्या होता है कि आपको एमिशन रिडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्बन सिंक करने वाली चीज़ों को बढ़ावा देना होगा, आपको एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना, एग्रीकल्चर। फिर रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को उगाएं, खेती बाड़ी करें। ठीक है, इनसे क्या होता है, कार्बन एमिशन कम होता है, क्योंकि ये सिक्वेस्टर का काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्टरिंग का काम करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं, रिफॉरेस्टेशन। फिर है एमिशन रिडक्शन यूनिट, दूसरा कंसेप्ट आया क्योटो प्रोटोकॉल से, एमिशन रिडक्शन यूनिट्स यानी ERU। ERU एमिशन रिडक्शन यूनिट्स मतलब ऐसे ऐसे यूनिट्स लगाए जाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं जिससे एमिशन कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। जैसे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, इसका भी कंसेप्ट हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड
एमिशन रिडक्शन, इसका भी कंसेप्ट आया क्योटो प्रोटोकॉल से। CER, तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन बोलिए चाहे आप बोलिए कार्बन क्रेडिट्स, इक्वल है, बराबर है। कार्बन क्रेडिट मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बन क्रेडिट्स या फिर सर्टिफाइड, ये ऊपर लिखा हुआ है, या फिर आप इसको बोलिए असाइंड अमाउंट्स, असाइंड अमाउंट्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। असाइंड अमाउंट सभी 170 कंट्रीज़ को असाइंड अमाउंट्स दिए गए हैं कि आपको बस इससे ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करना है। चलिए, इसमें और एक कंसेप्ट आया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट आया। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब था? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये था कि अनेक्स 1 की कंट्रीज़, अनेक्स 1 आप समझते हैं, अनेक्स 1 में जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ को रखा गया है। एक अनेक्स 1 की कंट्री दूसरे अनेक्स 1 की कंट्री से ही, अनेक्स 1 की दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ये एक अनेक्स 1 की एक कंट्री है, दूसरी है अनेक्स 1 की दूसरी कंट्री है। तो एक अनेक्स 1 का कंट्री अनेक्स 1 के दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, किस पर? प्रोजेक्ट्स पर, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर करेगा। और क्या करेगा इससे? जब ये कंट्री अनेक्स 1 का एक कंट्री अनेक्स 1 के दूसरे कंट्री में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसको जो अनेक्स 1 के पहले कंट्री को क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट मिलेगा। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर अपने ऑब्लिगेशन को क्या कर सकते हैं? मिटिगेट कर सकता है। ठीक है, अब कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट कितना के बराबर होता है? ये देखिए, एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1 टन कार्बन, 1 टन कार्बन। मतलब अगर आपके पास एक कार्बन क्रेडिट है तो आप 1 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट है आपके पास तो 1 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, एमिशन कर सकते हैं 1 टन कार्बन का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। और फिर अब और एक बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि आप कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। क्या करना है? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, पारदर्शिता रखनी है आपको। ठीक है, कि आप कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, बाहर से कितना आपके पास कार्बन कंटेंट्स आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कार्बन के ऊपर। तो इन सब की जानकारी आपको देनी होगी। और इन सब की जानकारी मतलब जनरली कार्बन उत्सर्जन कौन करती हैं? कंट्री की कंपनीज करती हैं। और कंपनीज की लिस्ट बनाएगा कौन? नेशनल रजिस्ट्री, नेशनल रजिस्ट्री ये बनाएगा। और ये जब कंपनीज की लिस्ट बनाएगा कि कौन ये कंपनी इतना पोल्यूशन करता है, ये कंपनी इतना पोल्यूशन करता है, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा। और इस लिस्ट को अप्रूव करेगा और इसकी निगरानी करेगा कौन? UNFCC। ये नेशनल रजिस्टर हर कंट्री में होता है और इसकी निगरानी करेगा UNFCC। और यही UNFCC ही इसकी निगरानी करेगा और यही इसको अप्रूव करेगा। ठीक है,
इसके बाद एक डेटा बन जाएगा कि इस कंट्री में इतना पोल्यूशन होता है, इस कंट्री में इतना पोल्यूशन होता है, इस कंट्री में इतना एमिशन होता है। अब तक हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए अर्थ समिट के बारे में हम देख चुके, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट। ये कब हुआ था? ये एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। चलिए, तो इसमें कितने पार्टीज थे? एग्रीमेंट कितने लोगों ने अडॉप्ट किया था? 196 पार्टीज थे, यानी कंट्रीज थे। और ये अडॉप्शन कब हुआ था? कौन सी COP में हुआ था? COP में हुआ था ये 21 COP में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में। पेरिस अकॉर्ड या पेरिस एग्रीमेंट भी बोला जाता है या पेरिस अकॉर्ड भी बोला जाता है, इसको अडॉप्ट किया गया था COP21 के दौरान, जो हुआ था दिसंबर 2015 के अंदर। ठीक है, इसके लिए गोल क्या रखा गया? गोल रखा गया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कार्बन एमिशन को, टेम्परेचर को, है ना, ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? प्री इंडस्ट्रियल लेवल कब? 1900, इसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल बोला गया है। 1750 से ही इंडस्ट्रियल लेवल शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो इससे हमें कम करना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमें कम करना है कब? 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? मतलब हमें टेम्परेचर को कम करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर को कम करना है। पेरिस एग्रीमेंट जो है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। बाइंडिंग एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एग्रीमेंट मतलब होता है कि आपके लिए वो अनिवार्य हो जाता है, मतलब आपको आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाता है और आपको उस एग्रीमेंट को करना ही करना है। एग्रीमेंट के अंदर जो बातें होती हैं उसको करनी ही करनी है। तो इसमें एक कंसेप्ट आया नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आया। ठीक है, NDC, शॉर्ट में इसको हमने कहा NDC। NDC का मतलब क्या है कि हर कंट्री को एक जिम्मा दिया गया कि आप खुद डिसाइड करिए कि आप कितना कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। ये डिसीजन आपको खुद लेना है, हर कंट्री को ये जिम्मा दिया गया। और बहुत सारे कंट्रीज़ ने NDC डिसाइड किया कि मैं कार्बन उत्सर्जन इतना कम करूँगा, मैं टेम्परेचर इतना कम करूँगा, ठीक है, एमिशंस में इतना कम करूँगा, सब ने डिसीजन लिया। लेकिन इंडिया ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने NDC नहीं तय किया है कि कितना कम करना है, क्या नहीं करना है। तो लेकिन अभी ग्लासगो के अंदर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि 2070 तक मैं नेट ज़ीरो करूँगा, कार्बन नेट ज़ीरो, मतलब कार्बन एमिशन मैं पूरी तरह बंद कर दूँगा, ये कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और बाकी USA का लगभग 27 से 34% है, ये इतना होगा शायद, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि इतना होगा उनका NDC, मतलब इतना कार्बन कम करेगा बाय 2025 ये टारगेट रखा है USA ने। सॉरी 34 नहीं है ये, माफ़ कीजिएगा, 28 है, 26 से 28 इतना कार्बन एमिशन कम करेगा। ठीक है, चलिए, इसमें नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन आप समझ गए होंगे कि हर कंट्री को अपना टारगेट खुद तय करना है कि हमें एमिशन कितना कम करना है। चलिए आगे देखते हैं।
पेरिस एग्रीमेंट का अगला पार्ट है कि सपोर्ट टू ईच अदर। इसमें एक प्रोविज़न किया गया, सपोर्ट टू ईच अदर। इसमें कंट्रीज़ को एक दूसरे का सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंस या क्लाइमेट फिनांसिंग, पहला है क्लाइमेट फिनांसिंग। देखिए, जो गरीब कंट्री होते हैं वे ना तो क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में सफल होते हैं और ना ही उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। तो क्योंकि हमें अगर ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करनी है या ग्लोबल वार्मिंग को कम करनी है, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को, तो इसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारे पास पैसे होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो गरीब कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो क्लाइमेट फिनेंसिंग के अंदर क्या प्रोविज़न किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वे, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या करेंगे, उनको फंड देंगे, पैसे देंगे, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस तरीके से वे क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प कर सकते हैं मिटिगेशन में। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट का। दूसरा चीज़ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब, क्योंकि गरीब कंट्रीज़ के पास आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी उतनी होती नहीं है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी देंगे गरीब कंट्रीज़ को और फिर उनको हेल्प करेंगे उन टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से कि वो लोग रीन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करें और फॉसल फ्यूल्स पर ध्यान कम दें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने में हमको सफलता मिले। ठीक है, तीसरी बात हो गई थी कैपेसिटी बिल्डिंग की। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं वे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी विकासशील देश में क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, मतलब रीन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगाएंगे या ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, है ना, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा सही रहे, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग को या ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने में हेल्प मिले। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ऐसे रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो ये क्या अर्न करेंगे, क्या कमाएंगे, कार्बन क्रेडिट्स कमाएंगे। और कार्बन क्रेडिट्स इनके पास होगा तो इन पर रिस्ट्रिक्शंस कम लगेंगे, मतलब इस पर प्रतिबंध कम लगेगा और ये अपने एक सेटिस्फाइड लेवल तक अपने क्या कर सकते हैं, कार्बन का एमिशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की सहायता करेंगे। चलिए अब चौथी बात ये की गई थी ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग कैसे किया जाएगा कि कहाँ तक हमने पेरिस एग्रीमेंट को कंप्लाई किया है, इसके लिए कैसे ट्रैकिंग की जाएगी। इसके लिए एक बनाया गया एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। क्या बनाया गया, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क या ETF बनाया गया। क्या बनाया गया, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या करना है कि 2024 के बाद, एक मिनट और एक स्लाइड ले लेता हूँ, हाँ, ETF है ना, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या करना है, 2024 के बाद कंट्रीज़ रिपोर्ट करेंगे अपने ट्रांसपेरेंटली उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, किनको रिपोर्ट करेंगे,
कि क्या मेजर आपने लिया, क्या उपाय किए क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के क्या उपाय किए। ये 2024 के बाद हर कंट्री ये रिपोर्ट करेगा UNFCCC को कि हमने क्या मेजर्स उठाए हैं, कि मैंने ये मेजर उठाया क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, क्लाइमेट वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमने क्या किया है, ये मेजर्स उठाए हैं। इसके लिए इनको ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये है पेरिस एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं COP26 की। COP26 कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था COP26। इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें भी हम जानते हैं कि इसमें जो जो डिसीजन लिए गए थे, प्रोमिनेंट डिसीजन, वो हम देखते हैं। इसमें वर्ल्ड लीडर्स ने प्लेज लिया है ना, वादे किए, बहुत सारे वादे किए। पहला था सेव फॉरेस्ट और कट मीथेन एमिशन। सेव फॉरेस्ट एंड कट मीथेन एमिशन, मतलब जंगलों को बचाना है और मीथेन के उत्सर्जन को कम करना है। कब तक? बाय 2030, ठीक है। तो 90 कंट्रीज़ ने साइन किया, 90 कंट्रीज़ ने साइन किया EU US एफर्ट्स को। इनके एफर्ट्स को सपोर्ट किया है कितने कंट्रीज़ ने? 90 कंट्रीज़ ने। इनका क्या एफर्ट है? इनका एफर्ट है कि मीथेन को कितना कम किया जाएगा? 30% कम किया जाएगा बाय 2030 फ्रॉम 2020 के लेवल से, ठीक है। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप क्या उठाया गया है? मीथेन एमिशन कंट्रीज़ को पहचाना गया, ठीक है। जैसे ब्राज़ील, चाइना, रसिया, इंडिया, इन सारे कंट्रीज़ में मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और मीथेन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। मीथेन का एमिशन किस किस चीज़ों से होता है, किन किन चीज़ों से होता है? मीथेन 4 आता है काऊ डंग से, गोबर, लैंडफिल वेस्ट से आता है, और आता है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन से। तो मीथेन को कम करने के लिए, मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, मीथेन एमिशन को कम करने के लिए क्या साइन किया गया? मीथेन प्लेज, है ना, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लोबल मीथेन प्लेज पर साइन किया गया। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 कंट्रीज़ ने साइन किया। इंडिया ने साइन किया क्या? इंडिया एंड रसिया, ये बड़े कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नॉट साइन नहीं किया मीथेन प्लेज को। मीथेन प्लेज क्या है? 2030 तक मीथेन एमिशन को 30% तक कम करना है 2020 लेवल से। चलिए, और दूसरी बात ये है, इंडिया का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया का पर्सपेक्टिव और इंडिया द्वारा उठाया गया कदम, इंडियाज़ मेजर्स। इंडिया का मेजर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे ग्लासगो में, COP26 की बैठक में गए थे। तो पहला कदम इंडिया ने क्या लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि 500 गीगावाट
500 गीगावाट एनर्जी जो है ये नॉन फॉसल फ्यूल से आएगा इंडिया में, नॉन फॉसल फ्यूल से आएगा। कितना? 500 गीगावाट। ये बहुत बड़ा फिगर होता है। देखिए पहले 450 गीगावाट का प्लान था और कब तक आएगा? 2030 तक, लेकिन अब 450 से बढ़ा करके 500 गीगावाट कर दिया गया। दूसरा प्लान क्या लिया गया, दूसरा मेजर क्या उठाया गया इंडिया के द्वारा? इंडिया ने कहा कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। किससे पूरा करेंगे? सॉरी, नॉन नहीं, रीन्यूएबल एनर्जी से, माफ़ कीजिएगा, रीन्यूएबल एनर्जी से। रीन्यूएबल एनर्जी से हम पूरा करेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी मतलब नॉन फॉसल फ्यूल से पूरा करेंगे। ठीक है, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे 2030 तक। 50% रिन्यूएबल 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से हम पूरी करेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज से। फिर अगला कदम क्या उठाया गया इंडिया के द्वारा? इंडिया ने कहा कि 45% तक हम रिड्यूस करेंगे कार्बन इंटेंसिटी को इकोनॉमी से। ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक हम रिड्यूस करेंगे अपने इकोनॉमी से। कार्बन इंटेंसिटी को इतना रिड्यूस करेंगे। और पहले टारगेट क्या था? पहले टारगेट था 35% को रिड्यूस करना। ठीक है, ये भी 2030 तक का टारगेट है। ये तीसरा था। चौथा क्या है? चौथा ये है कि 1 बिलियन टन इतना कार्बन जो है, इतना कार्बन एमिशन हम कार्बन एमिशन हम घटाएंगे। किससे? प्रोजेक्ट से। जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कार्बन का बहुत बड़ा रोल है, तो उनमें से हम 1 बिलियन कार्बन एमिशन कम करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टेड कार्बन को हम कम करेंगे। पांचवा क्या था? पांचवा बहुत ही ज़्यादा अवेटेड जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जिसकी प्रतीक्षा थी इंडिया से। ग्लोबल लीडर्स बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया कब डिसाइड करेगा कि कार्बन न्यूट्रल कब होगा। तो इंडिया ने आखिरकार, मोदी जी ने कर दिया। ये 2070 का टारगेट रखा है और इन्होंने कहा कि हम नेट ज़ीरो हासिल कर लेंगे। नेट ज़ीरो मतलब कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल बंद कर देंगे 2070 तक। तो ये कार्बन न्यूट्रल भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे 5 टारगेट्स थे। तो ये इंडिया का डिसीजन है, इंडिया का मेजर है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए ये मेजर्स इंडिया के द्वारा उठाया गया है ग्लासगो के COP26 में। फिर इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा सुझाव दिया ग्लोबल लीडर्स को कि आप 1 बिलियन की जगह, पहले उन्होंने कहा था कि $1 बिलियन हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंडिंग करेंगे, है ना, $1 बिलियन का फंड देंगे। लेकिन $1 बिलियन की जगह पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि $1 बिलियन से काम नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन देना पड़ेगा एज अ क्लाइमेट फिनांस। ठीक है, और ये आपको देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। किनको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तब ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में, ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन एमिशन को घटाने में हेल्प मिलेगी।
तो ये इंडिया का सजेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। बैकग्राउंड हमने देख लिया, फिर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अगर आपने बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा ग्लासगो के COP26 को समझने में। हमने देखा बैकग्राउंड देखा, फिर हमने देखा हीट बजट देखा, फिर अर्थ समिट हमने देखा, UNFCCC हमने देखा, क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा, फिर पेरिस अकॉर्ड हमने देखा, और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, एंड लास्टली हमने देखा COP26। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम या फिर अपनी जो डाउट है, अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।